हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का 15 चैप्टर ईयर अराउंड अस। तो बच्चा लोग, मैं आपको नए सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाला चैप्टर डिलीटेड है। अगर आपको वो 14 चैप्टर पढ़ाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे ईयर अराउंड अस के बारे में। तो इस चैप्टर में हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन में। आप लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि हर लिविंग थिंग्स के लिए ईयर कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है हर लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन क्या आपने उस ईयर को देखा है? हमने तो नहीं देखा है ईयर को, लेकिन हम उस ईयर को अपनी प्रेजेंस में फील करते हैं बहुत तरीकों से। क्या आपने एक चीज नोटिस करी है कि जो पेड़ों में पत्तियां रहती है वो कैसे सरसराती रहती है, या फिर कपड़ों को फैलाया जाता है ऊपर धूप में तो कैसे वो हिलते रहते हैं, या फिर पंखों की हवा से किस तरह खुली बुकी पन्ने फड़फड़ाते रहते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें ईयर का पता चलता है। जब हवा चलती है तो हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है कि हम पतंग को भी उड़ा सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जैसे कि हवा चलती है तो आप लोग पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें भी क्या है, ईयर है। क्या आपको एक्टिविटी 3 पता है जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी है? उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से सैंड और सॉ डस्ट को विनोइंग के थ्रू मूव करते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, एयर की जरूरत पड़ती है। एक एयर के लिए विनोइंग जो मेथड है वो बहुत इफेक्टिव होता है। अगर सोचो कि एयर नहीं होगा और विनोइंग प्रोसेस हम करेंगे तो क्या सॉ डस्ट और सैंड मूव होगी? वो क्या अलग हो पाएंगी? नहीं ना। तो इसलिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने नोटिस करा होगा कि जब स्टॉर्म आता है या फिर विंड ब्लो होती है बहुत तेजी स्पीड में, तो किस तरह वो तबाही कर देती है। वो पेड़ों के जो अपरूट्स होते हैं वो उखाड़ देती है, या फिर रूफ टॉप होते हैं उनको उखाड़ देती है। जब बहुत तेजी स्पीड में हवा चलती है तो बहुत जगह पेड़ उखड़ जाते हैं या फिर घर टूट जाते हैं। इस तरह से बहुत नुकसान भी होता है। जितना एयर हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है उतना ही हमारे लिए डेंजरस होता है। आप सबने फिरकी तो देखी होगी, उससे खेला भी होगा, जैसे कि नीचे आपको दिया गया है 15.1 में इस तरह की फिरकी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्टिविटी 1 में। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शो इन फिगर 15.2। आइए अब हम इस एक्टिविटी में खुद की फिरकी बनाते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, उसको फॉलो करेंगे जैसे कि आपको फिगर 15.2 में दिया गया है। होल्ड द स्टिक ऑन द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन ईयर। आप क्या करोगे, जो फिरकी की स्टिक होती है उसको होल्ड करके रखोगे और किसी ओपन ईयर में आप उसको रख दोगे फिरकी को, कि आपको पता चलेगा किस डायरेक्शन में हवा चल रही है और वो किस तरह से मूव होता है। ये आपको कुछ मेथड दिए गए हैं कि इस तरह से आप करोगे और अपनी फिरकी को प्रिपेयर करोगे। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ। आप इसको थोड़ा सा मूव करोगे उसके बैक में और फोर्थ साइड में भी। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। आप ऑब्जर्व करो कि क्या होगा। डस द फिरकी रोटेट। क्या अब फिरकी रोटेट होगी? क्या अब फिरकी चलती हवा में रोटेट कर रही है या नहीं? हाँ, तो ऑब्वियसली ये रोटेट करेगी। जब आपने ये पूरा बना दिया और फिरकी को आप ओपन एयर में रखोगे तो फिरकी मूव होगी। इससे पता चलेगी कि एयर प्रेजेंट है और किस तरफ एयर है वो उस डायरेक्शन में भी मूव होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल दिया गया है आपको। क्या आप लोगों ने वेदर कॉक देखा है? जैसे कि फिगर 15.3 में दिया गया है। इस फिगर में देखो, ये चीज तो आपने देखी होगी ना। इट शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। उस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये किस तरह से बनाया गया है। ये जब घूमता है, मूव होता है एयर में, तो ये डायरेक्शन बताता है कि हवा किस तरफ से आ रही है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये डायरेक्शन बताता है। ये जो एरो है ये डायरेक्शन को शो करता है। कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या एयर हर जगह प्रेजेंट होती है? अपनी मुट्ठी को बंद करो और देखो कि क्या हुआ। कुछ भी नहीं। तो इसी एक्टिविटी को आप फॉलो करोगे कि और पता लगाओगे कि ईयर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, इतना आगे समझ में आपको। आते हैं हम एक्टिविटी 2 में। टेक अ एम्प्टी ओपन बॉटल। आप खाली और ओपन बॉटल लोगे। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या यहाँ सचमुच खाली है या इसके अंदर कुछ है? टर्न इट अपसाइड। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? अब उस बोतल को उल्टा कर दो। अब देखो उसके अंदर कुछ है। अब इस तरह से आप करोगे इस एक्सपेरिमेंट को।
Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि आपने खाली बोतल को ओपन कर दिया मुंह और उसको उल्टा करके एक पानी का जो बकेट है उसमें आप डाल दोगे। ठीक है, ऑब्जर्व दी बॉटल। अब उस बॉटल को ऑब्जर्व करो। डज वाटर एंटर दी बॉटल, क्या अब वाटर उस बॉटल के अंदर एंटर कर रहा है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, आप थोड़ा सा बॉटल को खिसका दो, जैसे कि इस तरफ से करा है, इस तरह से करोगे। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, क्या अब कोई वाटर उस बॉटल के अंदर एंटर कर रहा है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड, क्या अब उसमें कोई बबल्स आ रहे हैं, कुछ बबलिंग दिखाई दे रही है या फिर कुछ आपको साउंड सुनाई दे रही है बबलिंग्स की। कैन यू गैस व्हाट वाज इन दी बॉटल, क्या आप सोच सकते हो, गैस कर सकते हो कि उस बॉटल के अंदर ऐसा क्या होगा जिससे बबलिंग साउंड आ रही है। कहीं उसके अंदर एयर तो नहीं होगी जिससे वो बबलिंग साउंड कर रही है। यस यू आर राइट, इट इज अ एयर। हाँ आप सही हो, उसके अंदर क्या है, एयर है। डेट वॉज प्रेजेंट इन दी बॉटल, जो कि बॉटल के अंदर प्रेजेंट है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, तो इससे आपको पता चला है कि जो बॉटल होती है वो पूरी खाली नहीं होती, उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट होती है। In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down। अब ऐसे नहीं कि आपने बोतल को थोड़ा घुमाया और उसके अंदर एयर प्रेजेंट है तो पानी भरेगा, नहीं। जब आपने बॉटल को एकदम अपसाइड डाउन कर दिया था फर्स्ट वाले फिगर में, आपने सीधा डाल दिया था बकेट में, तो उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट थी। दैट इज वाई यू नोटिस दैट water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position as there was no space for air to escape। इसलिए आपने देखा कि बोतल को उल्टा धकेलने पर पानी उसमें नहीं घुसता क्योंकि हवा के निकलने की कोई जगह नहीं थी। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubble and water filled up the empty space that the air has occupied। और जब हमने बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो उसमें पानी आने लग गया, बबलिंग्स आने लगी, इसका मतलब उसमें एयर प्रेजेंट है। ठीक है, आपको समझ आ गया ना। पहले में जब आपने एकदम से बॉटल को डाला तो उसमें एयर की घुसने की जगह कहीं से थी नहीं, इसलिए पानी अंदर नहीं आया, उस एम्प्टी स्पेस में नहीं आया। लेकिन जब आपने बॉटल को थोड़ा घुमा दिया तो उसमें एयर की स्पेस आने लग गई थोड़ी सी, और उसके बाद वाटर खुद ब खुद अंदर आने लग गया एम्प्टी स्पेस में और वो भरने लग गया। दिस एक्टिविटी शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला जो एयर है वो हर एक स्पेस में ऑक्यूपाई रहता है, भरी रहती है। इट फिल्ड ऑल दी स्पेस इन दी बॉटल, तो जो एयर होती है वो बॉटल के हर स्पेस में होती है, पूरी स्पेस में होती है। आप ऐसा मत समझना कि आपने कैप लगा दी तो उसमें एयर नहीं होगी, तब भी उसमें एयर प्रेजेंट होगी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या एयर हर जगह प्रेजेंट हो सकती है हमारे चारों तरफ। Air has no color and one can see through it. It is transparent। और ध्यान रखना कि जो एयर होता है इसका कोई कलर नहीं होता है और ये ट्रांसपेरेंट में रहता है। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर में कर सकते हो और देख सकते हो कि एयर प्रेजेंट है कि नहीं। आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, तो हमारा जो अर्थ है उसमें बहुत थिन लेयर की एयर प्रेजेंट होती है। द लेयर extend up to many kilometer above the surface of the earth and it is called atmosphere। जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे ऊपर कुछ किलोमीटर की दूरी में एक लेयर बनी रहती है, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। आपने नाम तो सुना होगा एटमॉस्फेयर का, तो वो लेयर प्रेजेंट होती है। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट रेयरर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो जो एयर की प्रेजेंस होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नाउ यू कैन थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम बाय क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, तो अब आपको पता चल गया होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो आपने टीवी में भी देखा होगा, जो पहाड़ चढ़ते हैं वो अपने पास ऑक्सीजन को रखते हैं। इस तरह का एक बैग होता है जो वो लगाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, जैसे कि फिगर 15.5 में दिए गए ये। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अंटिल द 18th century पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सबस्टेंस। पहले 18th सेंचुरी में
लोगों को बस यही पता था कि एयर क्या है, एक ही सबस्टेंस है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इज रियली नॉट सो। और एक्सपेरिमेंट करते करते जब धीरे धीरे आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उनको प्रूफ मिल गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो एयर एक मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? तो ये किस तरह का मिक्सचर है? लेट अस फाइंड out some of the major components of the mixture one by one। आइए चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ मेजर कंपोनेंट्स दिए गए हैं मिक्सचर के, एक एक बारी एक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है वाटर वेपर। We have learned earlier that air contain water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drop of water appear on the coldest surface। हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ा है, एयर क्या कंटेन करता है? वाटर वेपर को कंटेन करता है। ये आपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा है जब एयर कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है और उसकी ड्रॉप्स बनती है, वाटर ड्रॉप्स बनती है, जिससे वो कोल्डेस्ट सरफेस में अपीयर हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है एक वाटर साइकिल में। आपने वाटर साइकिल के बारे में भी सुना होगा कि नेचर में वाटर साइकिल चलती रहती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस तरह की वाटर साइकिल होती है। तो इसलिए जो वाटर वेपर है एयर में वो बहुत जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर वेपर होता है वो इवेपोरेट होता रहता है पहले, ठीक है। जब उसको हीट मिलती तो उसका भाप बनता है, फिर वो कंडेंस होता है एक बादलों में है, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है, धीरे धीरे बादल्स बनते, फिर वो प्रेसिपिटेशन करता है, बारिश करता है, फिर से वही वाटर मिलता है। तो इस तरह से एक वाटर साइकिल बनती रहती है। अब आते हैं हम ऑक्सीजन में। इसमें एक्टिविटी 3 दी गई है। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। ये एक्टिविटी आपने अपने टीचर के प्रेजेंस में करनी है। आपने दो स्मॉल कैंडल को फिक्स करना है जिसकी सेम लेंथ होगी, और उस कैंडल को आप टेबल में फिक्स करोगे। जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है इस तरह से करोगे आप। लाइट बोथ द कैंडल्स। फिर आपने कैंडल में लाइटिंग करनी है। कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टूम्बलर। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। आपने ग्लास टूम्बलर से एक कैंडल को कवर कर देना है और दोनों कैंडल को ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। तो दोनों में आपने एक्सपेरिमेंट करना है। डू बोथ द कैंडल कंटेन टू बर्न और गो ऑफ। क्या दोनों कैंडल बर्न कर रहे हैं अभी भी, या फिर बुझ चुके हैं, बंद हो गए हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टूम्बलर गॉट extinguished after some time whereas the other candle continue burning। आपने देखा कि जो आपने एक ग्लास टूम्बलर से, जो कांच का ग्लास था, उससे आपने कैंडल को जब कवर करा तो वो धीरे धीरे बुझना स्टार्ट हो गई और वो बंद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा कैंडल था जिसको आपने कवर नहीं करा, वो अभी भी बर्निंग हो रहा है, वो अभी भी जल रहा है। What can be the reason for this? Think about it। अब सोचो कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि वो बंद हो गया और नहीं हुआ है, बताओ। It seems that the candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited। तो आपने सही सोचा, इसके पीछे एयर का एक कारण हो सकता है। आइए देखिए, जब आपने उस कांच के ग्लास को कवर करा कैंडल से, जो धीरे धीरे सपोर्ट था बर्निंग का वो कम होने लगा। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय बर्निंग कैंडल। और बहुत सारे कंपोनेंट्स इस तरह से भी है कि हम बर्निंग कैंडल में यूज कर सकते हैं। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग continued supply air। This component is air which supports burning is known as oxygen। पर दूसरी तरफ आप देखोगे जो दूसरी कैंडल है जिसको हमने कवर नहीं करा वो अभी भी जल रही है। क्यों? क्योंकि उसको एयर सप्लाई हो रहा है। फिर से सुनो, एयर सप्लाई हो रहा है। तो आपको पता चल गया इससे कि जहाँ एयर नहीं होगी तो वहाँ कोई बर्निंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, और जहाँ एयर होगी तो वहाँ पे अपने आप बर्निंग सिस्टम सपोर्ट करेगा। तो यही कंपोनेंट है इसमें एयर का जो कि सपोर्ट कर रहा है बर्निंग को, उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने देखा जो दो कैंडल है, एक कैंडल में जब ग्लास टम्बलर लग गया तो उसमें कोई कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था, तो इसलिए बर्निंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन ऐसा कंपोनेंट था जिससे
वो जलता रहा और बुझा नहीं। अब आते हैं हम नाइट्रोजन में। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट? क्या आपने एक्टिविटी 3 में ऑब्जर्व करा जो एयर अभी भी प्रेजेंट है ग्लास बॉटल में, उससे क्या अभी भी वो कैंडल ग्लो कर सकता था कि नहीं? अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि उस ग्लास ट्यूबलर में कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होगी। हमने पहले भी पढ़ा है जब एक खाली बॉटल में कोई गैस प्रेजेंट हो सकती है तो उस ग्लास में भी हो सकती है। तो कौन सी गैस हो सकती है उसमें? दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो उस एक्टिविटी में हमें इंडिकेट किया गया था कि एयर में कोई भी कंपोनेंट की प्रेजेंस नहीं थी जिससे वो सपोर्ट नहीं कर रहा था बर्निंग को। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। उसमें एक ऐसा कंपोनेंट था जिससे वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसी चीज है जिससे वो बर्न नहीं कर रहा था और वो बुझ गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक में, कार्बन डाइऑक्साइड में। आप in a classroom, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. अगर किसी बंद कमरे में कोई सामान जल रहा है तो आपको वहाँ suffocation फील हुई होगी। This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continue. तो इससे पता चलता है कि उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रेजेंट है वहाँ पे और इसी के कारण अभी भी बर्निंग सिस्टम चालू है। Carbon dioxide make up a small component of the air around us. कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत छोटा कंपोनेंट है एयर का जो कि एयर में प्रेजेंट होता है और ये हमारे चारों तरफ भी होता है। Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. प्लांट और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स मैटर also consumes oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. और जब प्लांट और एनिमल्स के मैटर जलने स्टार्ट होते हैं तो वो ऑक्सीजन को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं धीरे धीरे और कुछ गैसेस को प्रोड्यूस कर देते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। It is advisable not to burn dry leaves and discarded remain of the crop which pollute our surroundings. तो यहाँ एक सलाह देती है कि सूखी पत्तियों और फसलों के फेंके गए अवशेषों को ना जलाएं जो हमारे सराउंडिंग्स को पल्यूट करती है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हम जो प्लास्टिक जलाते हैं, एक ड्राई लीव्स जलाते हैं, इस तरह की कुछ भी चीज जलाते हैं तो उससे एक पल्यूटेड गैस पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम कहते हैं कि इनको अवॉइड करें, इनको ना जलाएं। ठीक है। फिर आता है डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। किसी फ्यूल का बर्न होना क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक को प्रोड्यूस करता है। सम कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इफ ऑफन हार्मफुल। स्मोक्स कुछ गैसों को कंटेन करता है, धुएं में कुछ गैस और कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ अक्सर हार्मफुल हो सकते हैं। That is why you see long chimneys in factories. तो इसलिए आप लोग फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज देखते हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये होती है चिमनीज जो फैक्ट्रीज में होती है। This take the harmful smoke and gases away from our noses but bring it closer to the bird flying up in the sky. जो ये चिमनीज में गैसेस होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती है और इससे जो हमारी स्मेलिंग होती है सूंघने की धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर देती, लेकिन ये आसमान में उड़ते ही पक्षियों के करीब लाता है। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। अब ऐसा नहीं कि डस्ट पार्टिकल सिर्फ उन चिमनीज में होंगे या फिर किसी भी चीज में होंगे, गंदगी चीज में नहीं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब सूरज की किरणें आती हैं तो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं हम पे। ठीक है। अगर नहीं देखा है तो गौर करना, कुछ उड़ते रहते हैं, वो होते हैं डस्ट पार्टिकल। अब एक्टिविटी 4 दी गई है, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। आप क्या करोगे? एक सनी रूम जहाँ पे धूप आ रही होगी आप स्कूल में या होम में देखोगे। क्लोज ऑल द डोर एंड विंडोज विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक दी डार्क रूम। और उस रूम को क्या कर दोगे? पूरी तरह से क्लोज कर दोगे। ठीक है। उसको एक डार्क रूम बना दोगे। इस तरह से आपने ये एक्टिविटी करनी है। नाउ ओपन द डोर
or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit। तो उस डोर में आपने एक छोटा सा होल कर देना है या फिर ऐसा गैप बना देना है कि ताकि सन की रे आ सके डार्क रूम के अंदर। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, आपने इस तरह से ये करना है होल और एक सन की रे को प्रेजेंट करना है उस डार्क रूम में। लुक केयरफुली इन द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। तो उस बीम ऑफ सनलाइट को आप ध्यान से देखोगे। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर में भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डस्ट पार्टिकल की तरह कुछ दिखाई देगा इस बीम ऑफ लाइट में। डू यू सी सम टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? फिगर 15.7। व्हाट आर दिस पार्टिकल्स? क्या आपको उस बीम ऑफ सनलाइट में कुछ टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से? तो वो पार्टिकल्स है क्या? During winter, you might have observed similar beam of sunlight filter through the tree in dust particle appear to dance merrily around। विंटर के दौरान आपने देखा होगा कि एक बीम ऑफ लाइट आती है, सनलाइट आती है, ठीक है, पेड़ों से या फिर किसी भी चीज़ से, तो हमें एक डस्ट पार्टिकल नज़र आता है। दिस शो डैट ईयर आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। तो इससे हमें पता चलता है कि ईयर भी डस्ट पार्टिकल को कंटेन करता है, उसमें भी डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस होती है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन ईयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस होती है ईयर में, वो हर टाइम टू टाइम होती है और हर जगह होती है। We inhale air when we breathe through the nostrils. Fine air and mosquitoes are present inside the nose to prevent dust particle from getting into the respiratory system। जब हम ब्रीथ करते हैं, अपने नाक के द्वारा एयर को लेते हैं, तो हमारी नाक में कुछ फाइन ईयर्स होते हैं, छोटे छोटे ईयर्स होते हैं, और कुछ बलगम जैसा कुछ सॉलिड पार्टिकल भी होता है जो हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो क्यों होता है? वो सब चीज एक डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि डस्ट पार्टिकल सीधा आपके नाक के रास्ते चले जाएगा आपके शरीर में, तो क्या होगा? वो तो हमारे हार्मफुल होगा, है ना। तो वो क्या करता है, उस सॉलिड पार्टिकल को, जो मॉस्किटोस होते हैं, उनको उन फाइन हेयर्स में अटका देता है और वहीं पे रख देता है, ठीक है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? इफ यू डू डैट, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर योर बॉडी। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी ये बोला है कि भाई आप ऐसा करो कि माउथ के रास्ते से सांस लो? कभी बोला है? नहीं ना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, इसलिए वो हम क्या करते हैं, नोज के द्वारा सांस को लेते हैं, ठीक है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे वो रह जाए और जो हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म ना हो। जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है, इतना पोल्यूशन है, कितना सब कुछ हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक डस्ट पार्टिकल है। अगर ये चीज़ें हमारे बॉडी में घुस जाएंगी तो क्या होगा, हमें हार्मफुल हो सकता है। We may conclude that the air contains some gases, water vapor and dust particle. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases। तो अभी तो इन सब से हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें ये पता चला कि एयर में कुछ गैसेस कंटेन होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और बहुत सारी गैसेस भी होती हैं एयर में, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बहुत सारी ऐसी गैसेस होंगी जो एयर में प्रेजेंट होती है। However, there may be some variation in this composition of air from place to place। हालांकि इन गैसेस में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे हमें हर जगह। We see that air contain mostly nitrogen and oxygen। हमें पता है कि एयर में ज़्यादातर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है। In fact, these two gases together make up 99% of the air। और जबकि जब ये दो गैसेस मिलती हैं तो ये 99% एयर को बनाती है। द रिमेन 1% इज कंस्टिट्यूट बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। और जो अदर गैसेस बच गई हैं, वो 1% क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाती है, या फिर कुछ और गैसेस बनाएंगी, या फिर वाटर वेपर बनाएंगी। आपको जैसे कि ये फिगर दिया गया है ऊपर, ये कंपोजिशन दिया गया है, इस तरह से देखो।
इतना आपका नाइट्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल होता है किसी भी एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जब वो वाटर या फिर सॉइल में रहते हैं। अभी तो हमने एयर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाटर और सॉइल के बारे में कि वहाँ किस तरह से एयर प्रेजेंट होती है। एक्टिविटी 5 दी गई है आपको, टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर। आप क्या करोगे, कुछ वाटर अपने ग्लास में या फिर किसी मेटल कंटेनर में लोगे, जैसे कि नीचे ये फिगर दिया गया है, इस तरह से आप लोगे। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। आप क्या करोगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, उसमें आप धीरे धीरे इसको हीट प्रोड्यूस करोगे। विल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस टू द कंटेनर। जब धीरे धीरे उसको हीट मिलती रहेगी तो वो बॉयल होता रहेगा और इस चीज को, जो इनर सरफेस है उसका, कंटेनर का, उसको आप ध्यान से देखना कि क्या चीज हो रही है। डू यू सी टीनी बबल्स ऑन द इनसाइड। क्या उसमें कोई टीनी बबल्स दिखाई दे रहे हैं? ये आपने पहले भी पढ़ा था ऊपर कि टीनी बबल्स रहते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये बबल्स क्यों आए, कहाँ से आए? ये बबल्स ईयर से आए जो कि डिजॉल्व हो चुके हैं वाटर में। तो इसमें हमें पता चलता है जो ईयर है वो हमारे चारों तरफ रहता है, चाहे जमीन में रहे, आसमान में रहे या पानी में रहे, हर जगह रहता है, ठीक है। और जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ भी बबल्स देखोगे तो इसका मतलब वहाँ एयर प्रेजेंट है, उस वाटर में डिजॉल्व हो चुकी है। तो आपने देखा होगा इसी तरह से जो फिश रहती है वो क्या करती है, सांस लेती है, ठीक है, वाटर के द्वारा अपने गिल्स से सांस लेती है, क्योंकि वाटर में एयर पूरी डिसॉल्व हो चुकी होती है। इतना आ गया आपको समझ में? When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escape। जब आप पानी को गर्म करते हो तो सबसे पहले उसमें घुली हवा बाहर निकल जाती है। As you continue heating the water itself turning into vapor and finally begin to boil। और जब आप लगातार उसको हीट करते रहोगे तो वो एक वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9 दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ चुका है कि जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना फिश का, तो उसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। इसमें हमें पता चलता है कि वाटर में एयर प्रेजेंट होती है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। अब हमने तो पढ़ लिया पानी के बारे में, अब आते हैं हम सॉइल में। अब क्या जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, है ना। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। तो उनको अब एयर कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, कैसे वो रेस्पिरेशन करेंगे। अब आते हैं हम एक्टिविटी 6 में। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। आपने एक ड्राई सॉइल लेना है और बीकर ऑफ ग्लास लेना है। ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। और उसमें आपने वाटर को ऐड करना है और देखोगे कि क्या होगा। जैसे कि आपको फिगर 15.11 में दिया गया है, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। क्या आपको दिख रहा है क्या उसमें से कुछ बबल्स निकल रही है। These bubbles indicate the presence of air in the soil। हाँ, तो आपने देखा कि उसमें से बबल निकल रही है, इसका मतलब कि उसमें एयर की प्रेजेंस है। When the water is poured on the lump of soil, it displays the air which is seen in the form of bubbles। जब मिट्टी के ढेर पर पानी डाला जाता है तो वहाँ हवा को विस्थापित कर देता है, जो बबूले के रूप में दिखाई देता है। The organisms that live inside the soil and the plant root respire in this air। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल के अंदर या कोई भी प्लांट रूट होता है वो इसी के द्वारा एयर को रिस्पायर करते हैं। तो इस एक्टिविटी को आपने इस तरह से करना है। A lot of burrows and holes are formed in a deep
सॉइल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। तो इसी वजह से आपने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, होल्स के अंदर रहते हैं, तो इसी के द्वारा वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, एयर को लेते हैं। दिस बोरोस आल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। जो बोरोस होते हैं, होल बने रहते हैं बड़े बड़े, तो उनमें क्या होता है, एक स्पेस बना रहता है बड़ा सा, जिसमें एयर आसानी से बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है, इस तरह से वो मूव होती है। हाउएवर व्हेन इट रेन हैवीली, वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल। हालांकि जब भारी बारिश पड़ती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है, जहां से वो हवा जाती है अंदर, उन सब में पानी भर जाता है। इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। तो ऐसी सिचुएशन जब वहाँ पूरे गड्ढों में पानी भर जाता है जहाँ से वो हवा पास आउट हो सकती है, तो वो जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, उस गड्ढों से बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए। Could this be the reason why earthworm come out of the soil only during heavy rains? तो क्या इसी वजह से जो अर्थवॉर्म होता है वो बाहर आ जाता है हैवी रेन के द्वारा? Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? क्या आपने इस बारे में सोचा है कभी, क्यों इतनी सारी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कंज्यूम कर देते हैं, पर लेकिन बचता क्या है? हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर? तो अगर जब हम ऑक्सीजन इतनी सारी कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये बार बार ऑक्सीजन रिफिलिंग कौन करता है, कौन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहता है? अब आते हैं अगले टॉपिक में। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। आपने चैप्टर 7 में फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पढ़ा था, याद आया ना आपको? In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. तो हमने उसमें देखा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है प्लांट में जो खुद ही अपने फूड को बनाती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। प्लांट आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान खुद ही अपने ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, लेकिन जितना वो प्रोड्यूस करती है उतना ही वो कंज्यूम करती है। डेट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लाइव विदाउट प्लांट्स। तो इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो बिना प्लांट के रह नहीं सकते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है एटमॉस्फेयर में, वो इसी तरह से मेंटेन रहती है, बैलेंस्ड रहती है। जैसे कि प्लांट खुद ही अपने फूड को बनाता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है एनवायरनमेंट में, तो ये सब कहाँ जाता है? कभी प्लांट्स में जाता है, कभी एनिमल्स में जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। और ये सब क्यों होता है? एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। इसका मतलब समझ गए ना आपकी? प्लांट खुद ही अपने फूड को बनाता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, और ये सब एनर्जी कहाँ जाती है? एनिमल्स में जाती है और प्लैनेट्स में जाती है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वे ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो इससे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक अर्थ में ये एयर कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे जीवन के लिए। आर देयर एनी अदर यूज ऑफ एयर? क्या अब इस तरह से एयर का यूज किया जा सकता है? हैव यू हियर्ड अबाउट अ विंडमिल? क्या आप लोगों ने कभी विंडमिल के बारे में सुना है? आइए देखो इस पिक्चर में, जो कि आपको फिगर 15.12 में दिया गया है। इसे कहते हैं हम विंडमिल। द विंड मेक्स द विंडमिल रोटेट। जो विंडमिल होती है वो विंड के द्वारा रोटेट होती है, हवा के द्वारा घूमती रहती है। द विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंडमिल का यूज हम वाटर के लिए करते हैं, जैसा कि ट्यूबवेल हो गया, ट्यूबवेल से हम किस तरह से पानी को लाते हैं ऊपर,
और जगह पहुंचाते हैं। ये विंडमिल का काम होता है। विंडमिल आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम भी आता है। जो ईयर होती है वो बहुत सारे मूवमेंट्स में हेल्प करती है, जैसे कि सेलिंग याचेस, ग्लिडर्स, पैरासूट्स और एरोप्लेन्स। इन सब में ईयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट होते हैं वो हवा की प्रेजेंस में ही उड़ते हैं ऊपर। अगर सोचिए, अगर धरती में हवा ही नहीं होगी तो हम सबका क्या होगा? क्या हम सब सांस ले सकते थे? क्या जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड होते हैं, वो उड़ सक पाते? नहीं ना। Air also help in the dispersal of seeds and pollen of flowers and several plants. Air play an important role in water cycle. तो जो हवा होती है वो पौधों के बीच या फूलों के पॉलन हो गए उनको फैलाव में मदद करती है। तो इस तरह से जो एयर होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक वाटर साइकिल में। बहुत तरीके से ये एयर काम आती है हमारी। तो आपने पढ़ लिया कि एटमॉस्फेयर में एयर कैसे आती है, ऑक्सीजन कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो ऐसे ही चलती रहती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको अगर पहले वाला चैप्टर भी पढ़ाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जो आपके डिलीटेड चैप्टर हैं वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, जो अभी चल रहे हैं वही वही पढ़ा रखे मैंने। तो अगर वो पहले वाला पढ़ाना होगा तो बता देना आप। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।